Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science and Machine Learning। इस सेशन में हम फ्रीडमैन टेस्ट को जानेंगे। प्रीवियसली सेशंस पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हमने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के दरमियान ना सिर्फ फ़र्क जाना बल्कि काई स्क्वायर से ऑनवर्ड हम डिफरेंट टाइप्स के पैरामेट्रिक टेस्टिंग और नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को देख रहे हैं जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो तमाम वीडियोज़ वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर आने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं, विद ईज़ इन्हें वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वट एवर जो चीज़ें मैं अपने वीडियो सेशन पे यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS ब्लॉग spot.com पर, जहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमें बेसिक डेफिनेशन समझनी है कि फ्रीडमैन टेस्ट क्या है, किस वक्त हम इस टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल के ज़रिए से और भी अच्छी तरीके से इसे समझ पा रहे होंगे। सो द फ्रीडमैन टेस्ट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर फाइंडिंग डिफरेंस इन ट्रीटमेंट्स अक्रॉस मल्टीपल अटैम्प्ट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट और मल्टीपल अटैम्प्ट से क्या मुराद है। जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल्स तक या प्रीवियस टेस्ट में जब हम विल्कॉक्सन रैंक सम या सिंपल विल्कॉक्सन्स की बात करें जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो सैम्पल्स क्वांटिटी थी वो 2 होती थी, ठीक है, जिसको हम ट्रीटमेंट 2 कह रहे थे। लेकिन हम फ्रीडमैन टेस्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट अटैम्प्ट्स हैं वो मोर देन 2 होंगी, वो 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 3, 4, 5 हो सकती हैं। So further non-parametric means that the test doesn't come assume your data comes from the particular distribution like a normal distribution because it distribution free test. So basically it is used in place of the ANOVA test when you don't know the distribution of your data। यानी जहाँ पर हम ANOVA इस्तेमाल कर रहे होते हैं पैरामेट्रिक में तो हमें पता होता है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जिस तरह हमने 1 वे ANOVA देखा, 2 वे ANOVA देखा और उसकी डेफिनेशन पे हमने ये भी देखा था कि एनविड जो है वो ANOVA हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी फैक्टर्स। तो बिल्कुल इसी तरह से फ्रीडमैन टेस्ट में डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जहाँ से डेटा आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, यानी वो पैरामेट्रिक टेस्टिंग का नहीं होगा, वो नॉन पैरामेट्रिक का होगा। तो वहाँ पर हम फ्रीडमैन टेस्ट को यूज़ कर रहे होंगे। Further, the Friedman test is an extension of the sign test. That is a very important concept. Sign test का मैं क्यों extension कह रहा हूँ? Because that is used when there are the multiple treatment. In fact, if there are only 2 treatments, the 2 tests are identical. तो 2 टेस्ट जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल होंगे, यानी विल्कॉक्सन और सैम्पल टेस्ट, साइन टेस्ट जहाँ पर हमने 2 सैम्पल्स के ज़रिए से किया था। लेकिन जब हम फ्रीडमैन टेस्ट पर आते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल्स ट्रीटमेंट्स की जो डेफिनेशन यहाँ पर आ रही है, बार बार ये यहाँ पर भी जिक्र हुआ इसका मतलब ये है कि हाँ फैक्टर्स की क्वांटिटी मोर देन 2 होगी। और वो किस तरह के फैक्टर होंगे अभी एग्जांपल देखेंगे तो ये बात हमें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सो डेटा जो है वो किन किन चीज़ों को फॉलो करेगा जब मैं फ्रीडमैन टेस्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। सो योर डेटा should meet the following requirements before you are using the Friedman test. Data should be ordinal, the continuous, you can say that the ordinal data होना चाहिए आपका। Data come from the single group से आना चाहिए आपका जो डेटा होगा। Measured on at least 3 different occasions, ठीक है, इस तरह की मेजरमेंट उसमें हो सकती है जो कम से कम जो है वो 3 डिफरेंट ओकेजन्स की फैक्टर्स की क्वांटिटी उसमें कम से कम 3 से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कम के लिए फिर हम वापस अपने साइन टेस्ट या फिर प्रीवियसली विल्कॉक्सन की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम ऑलरेडी 2 डेटा पे ये काम कर चुके हैं। सो द थर्ड वन, द सैम्पल वॉज क्रिएटेड विद अ रैंडम सैम्पलिंग मैथड। फोर्थ, ब्लॉक्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सच दैट ऑल ऑफ द पेयर्स आर इंडिपेंडेंट, वन डजंट इफेक्ट द अदर्स। सारे इंडिपेंडेंट होंगे, कोई दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ऑब्जर्वेशन आर रैंक्ड विद इन ब्लॉक विद नो टाइज, ठीक है, वो रैंक कर रहे होंगे, कोई भी उसमें टाइज नहीं हो रहे होंगे। द लास्ट वन, द नल हाइपोथेसिस फॉर द टेस्ट इज दैट द ट्रीटमेंट all have identical effects or that our sample differ in some way. For example, they have different centers, spread or shapes. The alternative hypothesis is that the treatment don't have different effects. तो the basic thing जो null hypothesis के अंदर है और alternative पे इस चीज़ को हमें प्रेफर करना है। और इसके अलावा हमने जितने पॉइंट्स देखे ये वो क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम अपने फ्रीडमैन टेस्ट से पहले अपने डेटा के अंदर ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट देख रहे होंगे, जिस बेस्ड ऑन दिस हम फ्रीडमैन टेस्ट को अप्लाई करेंगे। एंड द लास्ट वन इज द नल हाइपोथेसिस फॉर द ट्रीटमेंट इज आल्सो एप्लीकेबल बिफोर अप्लाइंग द फ्रीडमैन टेस्ट देयर। एग्जाम्पल देखेंगे, ये बात हमें मज़ीद समझ में आएगी।
तो सपोज वी वांट टू नो इफ द मीन रिएक्शन टाइम ऑफ द सब्जेक्ट इज डिफर ऑन द 3 डिफरेंट ड्रग, 3 डिफरेंट ड्रग है और उसमें हम मीन रिएक्शन टाइम जो है देखना चाह रहे हैं कि वो डिफर है या नहीं है. सो टू टेस्ट दिस वी रिक्रूट 10 पेशेंट, हमने 10 पेशेंट्स को यहाँ पर रिक्रूट किया है एंड मेजर ईच ऑफ देयर रिएक्शन टाइम्स इन सेकंड्स के टाइम्स उनके यहाँ पर मौजूद हैं ऑन 3 डिफरेंट ड्रग्स. तो हमारे पास ड्रग 1 है, ड्रग 2 है, ड्रग 3 है. इन ड्रग्स को यानी जो ड्रग्स के डिफरेंट यूनिट्स होंगे इसे के से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा. 3 मिनिमम है, 3 से ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं. इसी को फैक्टर कहा जा रहा होता है जब हम एनोवा की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो सेम अल्टरनेटिव वे पर भी हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस कर. सो the result for each patient are shown below. ये नीचे मौजूद है. Since each patient is measured on each of the 3 drug, we will use the Friedman test to determine if the mean reaction time differ between the 3 drugs, yes or not, where chi-square units are the given. 0.05 significance पर 2 values पर हमें 5.59 values दी गई है जिसमें हमें टेस्ट करके बताना है. तो k की वैल्यू हमने देख लिया जो फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो पेशेंट्स की क्वांटिटीज़ मौजूद है या जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी जाएगी हम उसे n कह रहे होंगे. तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमारे पास 3 जो ड्रग है उनकी जो मीन रिएक्शन टाइम है अक्रॉस द डिफरेंट पॉपुलेशन आर सेम, यानी μ1 μ2 μ3 तीनों डिफरेंट है. और अल्टरनेटिव की बात करें तो अल्टरनेटिव में ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे. तो फर्स्ट स्टेप पे हमने ये चीज़ें देख ली. अब इसमें सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए जैसे अगर मैं सोल्यूशन की तरफ जाऊं तो इसमें हम एम को काउंट करते हैं जो कि फ्रीडमैन टेस्ट के लिए होता है और उसका ये फॉर्मूला है. पे जाने से पहले हमें ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, यानी एन के तो हमें पता चल चुका है लेकिन समीशन ऑफ आर स्क्वायर हमें मालूम करना होगा. उसके बाद ही हम वैल्यूज़ को पुट कर पाएंगे. तो ये वैल्यूज़ किस तरह से आएंगी, इस पूरे डेटा सेट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके लिए हम एक्सेल को यूज़ करेंगे ताकि तमाम स्टेप्स को वहाँ पर ईजिली समझ सकें. तो हम एक्सेल पे जंप करते हैं. ओके, एक्सेल पे एज़ यूजुअल हमने जिस तरह से 2 टेस्ट हमने किए वो भी मैंने एक्सेल पे ही बताया था ताकि प्रॉपरली हमें स्टेप समझ में आए, इसीलिए हमने यहाँ पर भी एक्सेल को यूज़ किया. तो सबसे पहले हमारे पास पेशेंट के नंबर हैं, सीरियल यहाँ पर मौजूद है जिसे मैं एन कह रहा था. के पे ड्रग 1 ड्रग 2 और 3 है और इनकी तमाम वैल्यूज़ है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रैंक मालूम करना है. अभी तक हमने रैंक जो है वो कॉलम वाइज मालूम किया था, लेकिन इस टेस्ट के अंदर फ्रीडमैन टेस्ट में हम रॉ वाइज रैंक मालूम करते हैं, यानी जिस रॉ को मैंने हाईलाइट किया है इसमें रैंक हमें देखना है. तो ड्रग 1 ड्रग 2 एंड ड्रग 3 इन तीनों के बिहाफ पर देखें तो 2 का रैंक 1 होगा, 4 का रैंक 2 होगा और 5 होगा. तो इस बेस पर यहाँ पर मैंने उनके सामने रैंकिंग की हुई है. तो 1 का मतलब है 2, 2 का मतलब है 4 एंड 3 का मतलब है 5. सेम फॉर द सेकेंड रॉ, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. तो तमाम की रैंकिंग हमने यहाँ तक कर ली. अब हमें क्या करना है, जो रैंक 1 है इन तमाम रैंक वैल्यूज़ का सम, जिसे मैंने R1 कहा है, एक्चुअली ये R ही है तो हम यहाँ पर R1 से हटा देते हैं. तो ये R की वैल्यूज़ आ गई रैंक 1 के लिए 20, 2 के लिए 30 और थर्ड के लिए 18. अब मुझे R2 का मतलब है स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर किया 400, 30 का किया 900, 18 का किया 324 और इन तमाम वैल्यूज़ को एडअप किया तो दैट इज़ इक्वल टू 1624 विच मीन 1624 वैल्यूज़ आ गई. तो ये वो टेबल है जो नॉर्मली हम फ्रीडमैन टेस्ट के लिए प्रेफर करते हैं. अगर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं फैक्टर्स के या के, अगर मल्टीपल होते तो सेम लॉजिक के साथ हम इसको एक्सपेंड कर रहे होते. तो पहला काम हमने यहाँ पर कर लिया. अब हमें यहाँ पर आर स्क्वायर ये तीनों वैल्यूज़ मिल गई और अगर मैं आर स्क्वायर करूँ तो समीशन वैल्यूज़ हो गई 1624. अब हम तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में जो कि फ्रीडमैन टेस्ट का है. स्टेप स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू मेजर करूँ तो n नंबर ऑफ पेशेंट था वो है हमारे पास 10, जबकि k हमारे पास फैक्टर है वो है 3. तो वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. fm इक्वल टू 12 होल डिवाइड बाय n. 10 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, k की वैल्यू 3 है, डॉट k प्लस 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई. तो 1624 हमारे पास समीशन ऑफ आर स्क्वायर था, यानी R1 R2 R3 तीनों की वैल्यूज़ को सम किया और उसका स्क्वायर कर रहा था. तो दैट इज़ इक्वल टू 1624 माइनस ब्रैकेट 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, n की वैल्यू 10 है, फिर n प्लस 1 है, सॉरी k प्लस 1 है तो ये हो गया 4 एंड ब्रैकेट क्लोज. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगी वैल्यू 12. 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा तो ये आ जाएगा 120 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1624 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 120.
तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं, दैट इज इक्वल टू 1/10 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 16, 24 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1504, नॉट 2। 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1504, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1504 को 1 के साथ तो ये आ जाएगा 150.4। सो ये आ गई हमारे पास FM की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 150.4। तो क्वेश्चन में हमें जो काई स्क्वायर की वैल्यूज दी गई थी, आई एम गोइंग टू चेंज द मार्कर फर्स्ट। तो ये हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यूज गिवन थी, that is nothing but 0.05 value 2 पर, that is equal to 5.59। तो जब हमने 5.59 की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं अपने FM वैल्यू से, that is much lesser than 150.4, so therefore we can say that H naught is rejected। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ड्रग A, B और C है, इनकी मीन वैल्यू सेम नहीं होगी, इनका इफ़ेक्ट ज़रूर हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स टेक्निक इस्तेमाल की फ्रिडमैन टेस्ट को समझने के लिए नॉन पैरामेट्रिक के बेस पर। फिर हमने डेटा की रिक्वायरमेंट देखी कि किस तरह का डेटा होगा, फैक्टर को समझा, साथ ही साथ उसको पैरामेट्रिक से हमने भी देखा कि पैरामेट्रिक में अगर ये होता तो हम एनोवा के फैक्टर्स के साथ इसे यूज़ करते, अगर ये नॉन पैरामेट्रिक में है तो हम फ्रिडमैन की लॉजिक से इसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, स्टेप्स देखे, फार्मूला देखा, और फार्मूला को किस तरह से टेक्निकली सॉल्व किया जाता है वो हमने एक्सेल के ज़रिए से करके देखा। तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। या एक्सेल की शीट, PPT, फ्लाइट, सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fahdusencs.blogspot.com पर। आने के बाद फ्रीली डाउनलोड करके आप अपनी मशीन पर यूज़ कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त जान सकें। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो अदर टाइप्स के कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग को देखेंगे जो हमारे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या AI के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सी यू देयर।